हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 12 का 2025 के एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर आया है उस मॉडल पेपर को हम लोग सोल्व करने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इसके तुरंत बाद हम इकोनॉमिक्स का आपको सब्जेक्टिव भी सोल्व करवाने वाले हैं। और रुको, ऑब्जेक्टिव में जितने भी सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर आया है उन सब्जेक्ट्स में जितना भी नीचे ऑब्जेक्टिव के नीचे आंसर की दिया है, कई सारे पेपर में जो है वो आंसर की गलत दिया है। खासकर अगर इकोनॉमिक्स का बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपका समझ लो कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको गलत मिलेगा। इसलिए आपको आंख मूंद करके ऑब्जेक्टिव का जो आंसर की है उसी आंसर की पे यकीन आपको नहीं करना है, बल्कि आप अपने से अगर सोल्व कर रहे हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ एक बार आप क्रॉस चेक करने के लिए उस मॉडल पेपर का यूट्यूब में वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि राइट आंसर क्या हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत आंसर को याद कर लो और एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन पूछता है तो आपसे उस क्वेश्चन का आंसर गलत बन जाए। इसलिए आप एक बार मॉडल पेपर खुद से सोल्व कर रहे हो तो ठीक है, नहीं सोल्व कर रहे हो तो यूट्यूब में आप एक बार वीडियो जरूर देख लेना। और जेक बोर्ड की तरफ से जितने भी सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर आया है उन सारे सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम आप लोगों को सोल्व करवा रहे हैं। आपको इकोनॉमिक्स के अलावे बाकी किसी भी सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको मॉडल पेपर, जिसमें 2025 का एग्जाम के लिए मॉडल पेपर मिलेगा, 2024 में जो आया था वो मिलेगा, 2023 का मिलेगा, 2022 का, यानी कि लगभग पिछले 4 साल तक का जो है वो मॉडल पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज मिल जाएगा। तो अगर आप मॉडल पेपर अच्छा से तैयारी करना चाहते हो, मोर देन 90% अगर आप लाना चाहते हो तो मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आप जरूर सोल्व कीजिएगा। ठीक है, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, दे रहे हैं। और 2025 के लिए यानी कल ही जो मॉडल पेपर आया है उसको तो आप लोग जरूर से सोल्व करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से आपको एग्जाम का लेवल, उसी से आपको क्वेश्चन पैटर्न के बारे में पता चलेगा, तो जरूर सोल्व करना। हम सभी सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर का वीडियो डाल रहे हैं, डाल चुके हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर देखना है, सबका लिंक आई बटन में, नीचे कमेंट बॉक्स पे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके जरूर देख लेना। ठीक है, चलो आओ अब एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को करते हैं। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। रुको, थोड़ा सा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि चीजें हम लोगों को और ज्यादा क्लियर तरीके से दिखे। हाँ, देखो, पहला क्वेश्चन हम लोगों को इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, द स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉल्स। तो देखो, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आपका गिरता है। यहाँ 0 होता है, यहाँ x होता है, यहाँ पे y होता है। ये होता है उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट की ओर गिर रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और ये जो झुका हुआ है इसको बोला जाता है नतोदर। ये भी याद रखना, नतोदर का मतलब होता है कॉनकेव। नतोदर का मतलब कॉनकेव यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये जो 0 है उसकी ओर नतोदर यानी कि कॉनकेव होता है। ठीक है, इसको भी याद रखोगे, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी डिटरमाइंड एज। यानी सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। यानी सीमांत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता में परिवर्तन, उसको भाग करेंगे कुल वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 1 का भी ए होगा, 2 का भी ए होगा। क्लियर है, आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए चित्र में मांग की लोच है, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द लाइन डायग्राम गिवन बिलो। नीचे एक डायग्राम मिलेगा, उसमें हम लोगों को मांग, वो जो डायग्राम है वो क्या बताता है, हमको ये चीज देखना है। ये देखो, पहले डायग्राम को देख लो। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा इसको पीडीएफ को छोटा कर लेते हैं, ताकि हर चीज अच्छा से दिख सके थोड़ा सा। देखो, ये यहाँ हम लोगों का डायग्राम है। अरे यार, कहाँ चला गया। ये हम लोगों का यहाँ पे डायग्राम है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, डायग्राम है। ठीक है, अब ये डायग्राम बोल रहा है कि क्या दिखा रहा है। ये देखो, यहाँ पे अच्छा से देखना, ये यहाँ पे 0 है, ये एक्स में मांग यानी कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड को दिखाया है, और वाई पे दिखाया है प्राइस को। और ये जो लाइन है, ये लाइन बोल रहा है कि क्या दिखाता है। तो देखो, ये लाइन एकदम बीचों बीच में है, ये लाइन एकदम क्या है, इसका सेंटर में है। तो यहाँ जो सेंटर में होता है, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच 1 होगा। ठीक है, और अगर यही चीज आगे नीचे आता, नीचे आकर के अगर ये यहाँ टच करता,
तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होता, और यही चीज अगर ऊपर बढ़ता, यहां टच करता, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब ये होता है पूर्णतः बेलोजदार मांग, पूर्णतः लोजदार मांग, इकाई लोजदार मांग, और अगर बीच में होता तो वो इकाई से कम होता, यानी एक से कम इलास्टिसिटी मांग, यानी ये हम लोग का होता है बेलोजदार मांग, ठीक है। और अगर यहाँ होता तो ये एक से अधिक होता है। ये 5 चीज होता है जो हम आप लोगों को पहले भी बताए हैं। तो हमको तो भाई ये बीच वाला पूछा है ना लाइन, तो बीच वाला क्या होगा, इकाई लोचदार मांग, यानी यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस तरीके से भी कई बार होगा आपको कि ग्राफ आपको एग्जाम में कई बार हो सकता है दे दे, इस तरीके से आपको दे सकता है। देखो इस तरीके से बोलेगा ये, तो ये यहाँ 0 को टच किया है, 0 को टच किया है तो क्या होगा, पूर्णतः बेरोजगार मांग, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। ऐसे ही होगा, कई बार आपको ये यहां से लाइन दे देगा, तो देखो ये वाई लाइन को टच किया है तो ये होता है पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। तो आपको कोई भी चीज एग्जाम में दे सकता है, इसलिए इस ग्राफ को आप अच्छे से याद रखोगे। एक्चुअल में अगर ग्राफ हम लोग बनाना चाहेंगे तो ग्राफ आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है। रुको हम दिखाते हैं, अगर बनाना चाहेंगे तो इस तरीके से मेरा बनता है, ठीक है। ये लाइन हो गया आगे जाने वाला, ये लाइन हो गया ऊपर से नीचे आने वाला। तो यहाँ ये जो जाता है, ये यहाँ जो होता है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ऊपर से जो नीचे आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होता है, और ये जो बीच में कटता है यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, और अगर ये 1 से ऊपर चला गया तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1, और अगर ये 1 से नीचे आ गया, अगर ये 1 से नीचे आ गया, यहाँ से अगर ये नीचे आ गया तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो, एक मिनट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक से कम होगा। इस ड्राइंग को भी आप याद रखोगे, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी बोले आप इस तरह से उसको बता सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में, इरेज करें इसको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को क्या बोल रहा है, आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड। मतलब इन चारों में से कौन सा प्रक्रिया है जिसमें अगर हम कुछ इनपुट लगाएंगे तो प्रोसेस करके आउटपुट बना, मतलब कोई सामान लगाए प्रोसेस करके आउटपुट बना। तो भाई अगर हम कच्चा माल लगाएं, कच्चा माल लगाएं और उससे वस्तुओं तथा सेवा बनाएं, तो ये जो प्रक्रिया होता है यही तो कहलाता है उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन। हम नहीं लिखवाए थे कि प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें आगतों को निर्गत में बदला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात, चलो आगे। किसी परिवर्तनशील साधन, यानी एक परिवर्तनशील साधन है एल, एल का मतलब है श्रम, लेबर, और औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग द एवरेज आउटपुट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर एल। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर एवरेज निकालेंगे तो Q डिवाइडेड बाय एल, Q डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। Q डिवाइडेड बाय एल, ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होगा, ठीक है। हो गया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोगों को क्या बोल रहा है, यहाँ बोला गया है पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ सप्लाई। तो हमको पता है ना सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक जो गुड्स का सप्लाई जो होता है वो डिपेंड करता है उस गुड्स के प्राइस पे, यानी गुड्स का जो सप्लाई होता है वो प्राइस के फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी पूर्ति जो होता है वो पूर्ण रूप से वस्तु के मूल्य और उसके साधनों पे निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला पूछा है ये, ठीक है। क्या पूछा है, फॉर्मूला। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा 7 को साइड करते हैं ताकि इधर का चीज भी दिखा सके। देखो 7 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। हु एमोंग द फॉलोइंग प्रोपोज्ड द आइडिया ऑफ टाइम एलिमेंट इन द प्राइसिंग प्रोसेस। यानी किसने कहा था कि किसी भी वस्तु का जब कीमत तय होता है तो उस समय में उस गुड्स में प्राइस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मार्शल ने कहा था, और कीमत तत्वों पे उन्होंने यही चीज कहा था कि किसी भी गुड्स का प्राइस वहां तय होगा जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे डिमांड कर्व नेगेटिव होता है, सप्लाई कर्व ऊपर बढ़ता है, तो जिस जगह पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगा, मांग और पूर्ति बराबर होगा, वहीं पे कीमत तय होगा, ठीक है। तो ये बात भी किसने कहा था, मार्शल ने कहा था। अगर एग्जाम में पूछे कि मांग और पूर्ति बराबर हो, कौन बोला था, तो मार्शल ने बोला था।
किसने, और ये कैंची का जैसा एक दूसरे को काटता है, ठीक है, ये भी मार्शल ने कहा था। तो राइट आंसर होगा सी। क्लियर बात है? चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है 8 नंबर पे एकाधिकार मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त है। मतलब कि एकाधिकार बाजार में जो है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्राइस डिटर्मिनेशन। एक जो मोनोपोली मार्केट होता है उसमें अलग अलग वस्तुओं का जो कीमत तय होता है उसका कारण इन चारों में से सब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों ही वजह से जो है वो एकाधिकारी बाजार में मूल्य निर्धारित होता है, यानी मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो है वो कीमत तय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोगों को बोल रहा है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है इन ए नन कॉम्पिटेटिव मार्केट, यानी ऐसा मार्केट जिसमें कोई भी कंपटीशन नहीं है, यानी बेसिकली वो या तो फुल्ली कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार नहीं है, या तो वो एकाधिकार का बाजार है या एकाधिकृत बाजार है, यानी वो या तो मोनोपोली मार्केट है या मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। तो ऐसा मार्केट में डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र कैसा होगा, तो हम आप लोगों को कल भी पढ़ाए थे ये चीज कि जो मांग वक्र होता है वो ऐसा होता है, हमेशा एवरेज रेवेन्यू जो होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू से बड़ा होगा मोनोपोली में, और अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट है तो ये दूर जा करके गिरेगा, लेकिन यहां भी एआर जो होगा वो बड़ा होगा एमआर से, यानी हर चीज जो है वो एवरेज रेवेन्यू पे डिपेंड करता है, यानी औसत आगम पे निर्भर करता है। तो औसत रेवेन्यू, या देखो औसत आगम सी पे है, एवरेज रेवेन्यू ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में? अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है जो हम बोले थे आपको एग्जाम में पूछेगा, देखो इसका आंसर ना ऑप्शन में गलत दिया है। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी? तो हम बताए थे ना ये किसने लिखा था? जे एम किन्स ने लिखा था, तो राइट आंसर होगा सी। और जे एम किन्स ने इसको कब लिखा था? 1936 को लिखा था। कब लिखा गया था ये बुक? 1936 को लिखा गया था, इसलिए जे एम्किंस को मॉडर्न इकोनॉमी का फादर कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमी का पिता जो है वो जे एम्किंस को कहा जाता है। ठीक, और वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक जो है वो लिखा था हमारा एडम स्मिथ ने, जिसे द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा दे दिया है, एक सेकेंड रुकना। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोल रहा है हम लोगों को, यहाँ पे बोला गया है किसी देश में एक दिए गए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? तो एक निश्चित समय में एक देश के अंदर जितने भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उसका जो बाजार मूल्य होता है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये इसका डिफिनेशन होता है। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस produced by the means of production in a given year in a country is called GDP, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? हम वन शॉर्ट वीडियो में पढ़ाए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो 1935 में हुई थी। 1935 में इंडिया का रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को जो है वो बनाया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या बोल रहा है? बोला गया है एक खुले अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में से कौन से तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स आर कलेक्टिव डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी में जो कलेक्टिव डिमांड होता है उस कलेक्टिव डिमांड में यहाँ से किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? उपभोग यानी कंजम्पशन को हाँ किया जाता है, विनियोग निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को किया जाता है, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स नेट एक्सपोर्ट बिल्कुल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इन सबको शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल इन्वेस्टमेंट? वास्तविक निवेश रियल इन्वेस्टमेंट क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए शेयर खरीदना, बाइंग शेयर नहीं। ऑप्शन नंबर बी पुराने फैक्ट्री खरीदना, बाइंग ऑफ एन ओल्ड फैक्ट्री नहीं। भवनों का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग हाँ।
ये रियल इन्वेस्टमेंट है मेरा, बाकी कोई भी मेरा रियल इन्वेस्टमेंट यहां से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग को क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से होता है? विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू बजट? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनुच्छेद 112 यानी आर्टिकल 112 जो है वो बजट के बारे में बताता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 जो है वो आपका बताता है भारतीय संविधान में यानी बजट के बारे में। बजट के बारे में क्या नियम है, कैसे बजट लगाना चाहिए, बजट में क्या-क्या नियम है, बजट कितने तरीके का होगा, हर एक चीज के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है, दीर्घकाल में एक पूर्ण उपयोगिता फार्म, पूर्ण प्रतियोगी फार्म उत्पादन बंद कर देगा यदि इन द लॉन्ग रन ए फार्म इज परफेक्ट इन परफेक्ट कंपटीशन विल बी स्टॉप प्रोडक्शन इफ, यानी क्या ऐसे होगा जिससे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक फार्म जो है वो प्रोडक्शन बंद कर देगा? तो वो तब ऐसा करेगा जब उस वो जिस सामान को बना रहा है, जब उस सामान का कीमत यानी कि जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट से कम हो जाए, यानी जब वस्तु का कीमत उसके औसत लागत से कम हो जाएगा उस समय में वो उसको बंद कर देगा। यानी अगर सामान को बनाने में वो जितना रुपया खर्च कर रहा है, अगर उससे कम में उस सामान का दाम चला जाए तो वो उस कंडीशन पे प्रोडक्शन करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक सेकंड देना। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोगों को बोल रहा है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर डायरेक्ट टैक्स? ठीक है, चलो देखते हैं। उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स, हाँ ये डायरेक्ट टैक्स होता है। आय कर इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। बिक्री कर सेल्स टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये अप्रत्यक्ष कर है। ए और बी दोनों एक प्रत्यक्ष कर होता है, तो राइट आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ए और बी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश? इसका भी आंसर बुक में गलत दिया है, हम बता दे रहे हैं। आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जो है वो 1944 1 जुलाई 1944 को बनाया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। उस समय दो चीजों को बनाया गया था, एक आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरा आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका आईबीआरडी का आगे नाम बदल करके वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक नाम रखा गया था। दो चीज को उस समय बनाया गया था। ठीक है, और इसी को ट्विन सिस्टर ऑफ ब्रिटेन या ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड्स कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर नीचे गलत दिया हुआ है। 18 हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला गया है निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन देयर बी ए डिक्रीज्ड इन द सप्लाई ऑफ मनी? इसका भी आंसर जो है वो बुक में गलत नीचे आंसर शीट में गलत दिया है। बोल रहा है कि ऐसा क्या होगा जिससे आपका जो कमर्शियल बैंक होता है, जो व्यापारिक बैंक लोन देता है यानी क्रेडिट क्रिएशन करता है, उसका मात्रा में कम हो जाएगा। हम आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ाते समय पढ़ाए थे ना इसको, बैंक दर में कमी करना, बैंक रेट रिडक्शन। बताओ, अगर हम लोगों का जो सेंट्रल बैंक है यानी आरबीआई, आरबीआई अगर बैंक दर को कम कर देगा, इसका मतलब है कि जो भी व्यापारिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो बहुत ही सस्ते दर पे आरबीआई से लोन लेके आएगा। अब लोन लेकर के आएगा सस्ते दर पे तो वो ज्यादा लोन दे पाएगा। तो भाई इससे तो कंट्रोल होने वाला नहीं है। हम क्या बोल रहा है, पैसा कम हो जाए। अगर बैंक दर कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक को लोन ज्यादा मिलेगा, लोन ज्यादा मिलेगा तो लोन ज्यादा देगा। तो ये तो भाई उसको कम नहीं कर सकता, ये तो बढ़ा देगा उसको। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, अगर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा, यानी कि अगर कमर्शियल बैंक को ये बोलेगा कि तुम ज्यादा परसेंटेज पैसा अपने पास रख सकता है, तो जितना ज्यादा कमर्शियल बैंक पैसा रखेगा वो तो उतना ही ज्यादा पैसा लोगों को देगा। तो इससे भी तो वो कम नहीं होगा, इससे भी तो वो बढ़ जाएगा। आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय करना, परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय आरबीआई, परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय आरबीआई।
परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय आरबीआई। अगर आरबीआई सिक्योरिटी को खरीदता है, पूर्ति में कमी हो सकती है। परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय आरबीआई, एक सेकंड देना। हाँ, परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय आरबीआई। अगर आरबीआई सिक्योरिटी को खरीद लेता है, अगर आरबीआई सिक्योरिटी को खरीद लेगा तो आरबीआई पैसा देगा। अगर आरबीआई पैसा देगा तो भाई उन लोग के पास तो पैसा और बढ़ जाएगा। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदना, इससे भी तो नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? बैंक दर में कमी करना, बैंक रेट कम कर देगा तो लोन मिलेगा, लोन बढ़ जाएगा। नगद कोष अनुपात, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। हाँ, रुको रुको, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। बैंक सीआरआर बढ़ा देगा, ठीक है। कम ये होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सेंट्रल बैंक क्या करेगा? इंक्रीज इन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा। आरबीआई बोलेगा कि हम अपने पास ज्यादा पैसा रखेंगे तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि होती है। द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च से स्टार्ट होता है, क्या बोल रहे हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च में जाकर के खत्म हो जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो अप्रैल 1 से 31 मार्च, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, कौन इसमें से सही है? चलो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है क्वेश्चन में, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट ओनरशिप ऑन ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल ये बात एकदम सही है, क्योंकि जो पूंजी अर्थव्यवस्था होता है उसमें स्वामित्व निजी व्यक्ति का होता है। उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज ह्यूमन वेलफेयर, नहीं, ये बात गलत है। सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप, टोटल इंटरफेयर और गवर्नमेंट, नहीं, गवर्नमेंट टोटल इंटरफेयर नहीं करता है। श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय संभव नहीं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड ऑफ बिजनेसेस ऑफ लेबर, सर्विस ऑफ लेबर, ये भी बात गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी इसका रोंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला था कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अच्छा से देखिएगा 22 पे क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मान लिया जाए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है, यानी एक गांव है, एक पूरा देश है, मान लो 2 लाख आदमी काम कर रहा है, 10,000 आदमी और काम करना चाहता है, 10,000 आदमी काम करना चाहता है, लेकिन उन लोगों को अभी तक काम नहीं मिला, यानी वो लोग बेरोजगार है। तो जितना लोग बेरोजगार है उसका परसेंटेज बताओ कि कितने लोग बेरोजगार हैं। इंग्लिश में भी सेम देख लो, एक कंट्री में मान लो कि 2 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग नौकरी करते हैं, 2 लाख लोग नौकरी करता है, 10,000 लोग और नौकरी करना चाहता है, लेकिन उन लोगों के पास कोई काम नहीं है, वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकालना है, ठीक है। अगर बेरोजगारी दर निकालेंगे ना तो इसका सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। बेरोजगारी दर निकालने का फॉर्मूला होगा कि भाई टोटल जनसंख्या कितना, मतलब कि बेरोजगारी दर का फॉर्मूला होगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं, उसको ऊपर लिखना, यानी बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या 10,000 है, 10,000 को ऊपर लिखो, फिर डिवाइडेड बाय कुल श्रम शक्ति, मतलब टोटल कितने लोग हैं। तो भाई 2 लाख लोग काम कर रहा है, 10,000 लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो काम करने का शक्ति 2 लाख प्लस 10,000, 2 लाख 10,000 हो जाएगा, 2 लाख 10,000 हो गया, और इंटू इंटू 100, 100 इसलिए क्योंकि इसको परसेंटेज में बदलना है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम लोगों का इसको सोल्व करके आएगा 4.76%। अब 4.67 को अप्रोक्स करेंगे तो लगभग ये 5% में आंसर आएगा, ठीक। अब देखो 5% ऑप्शन में कहाँ है, सी नंबर पे है, तो ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आया समझ में? तो इस तरीके से हम लोग बेरोजगारी दर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बोला गया है मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था? हु डिवाइडेड द स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी, इन चारों में से किसने मनी को डायनेमिक और स्टैटिक फंक्शन के रूप में बताया था? तो ये बताया था पॉल जेनिंग ने, नाम याद रखना, किसने बताया था? पॉल जेनिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को क्या कहते हैं? इन ए सर्कुलर फ्लो मॉडल ऑफ इनकम
द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सेलर टू बायर इज कॉल्ड। देखो ये सेलर है और ये बायर है, ठीक है, ये बेचने वाला ये खरीदने वाला, तो इसके तरफ से जा रहा है, बोल रहा है इसके तरफ से जा रहा है। तो अगर सेलर यानी बेचने वाला अगर कुछ देगा तो क्या देगा भाई, कुछ वस्तु ही ना देगा, तो ये वास्तविक प्रवाह होता है यानी कि एक्चुअल फ्लो। वहीं जब इससे बायर से सेलर की ओर अगर आता तो वो होता मॉनेटरी फ्लो यानी कि मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, हम अगर खरीदे हैं तो भाई हम खरीदने वाले हैं तो हम तो पैसा देंगे, लेकिन वो जो बेच रहा है वो हमको क्या देगा, वो तो हमको भाई कोई सामान ही देगा ना, तो वास्तविक प्रवाह होगा वो, और हम जो पैसा देंगे वो मौद्रिक प्रवाह होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। बोला गया है मुद्रा ने दूर किया, करेंसी हैज एलिमिनेटेड। तो जब से मुद्रा बना तब से वस्तु विनिमय प्रणाली को खत्म कर दिया गया, यानी द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। एक बार्टर सिस्टम में जो भी समस्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली में जो भी समस्या था उसको दूर कर दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा है आय के संतुलन स्तर पर द द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो भाई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो इनकम इक्विलिब्रियम में तब होगा, आय संतुलन तब होगा जब बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होगा। ये हमारा इनकम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए 27 पे बोला है निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्य कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं। कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसको दे दो, कोई सामान बेच रहे हैं तो उसको ले लो, हर चीज के लिए पेमेंट के रूप में यूज होता है। चेक, बंद पत्र यानी बॉन्ड पेपर, डिमांड ड्राफ्ट, या तो फिर मुद्रा यानी मनी। ये जो मुद्रा होता है उसको आप हर जगह एक्सेप्ट कर सकते हो, एक जो मुद्रा होता है उसको आप सब जगह यूज कर सकते हो। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फार्मों की संख्या होती है द नंबर ऑफ फार्म्स इन ए परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट, तो अत्यधिक यानी कि लार्ज नंबर में बायर एंड सेलर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इन चारों में से कौन एग्रीगेट डिमांड में नहीं आता है। उपभोग व्यय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये तो आता है, निवेश व्यय यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये भी आता है, निवल निर्यात नेट एक्सपोर्ट ये भी आता है, वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल एसेट ये नहीं आता है। तो बोला था कौन घटक नहीं है, तो ये घटक नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 का आंसर डी। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। बोल रहा है विदेशी विनिमय दर क्या है। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो भाई विदेशी विनिमय दर का मतलब है जब हम लोग अपने देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश के मुद्रा के साथ बदलते हैं। हम अगर 1 रुपया देंगे तो हमको कितना डॉलर मिलेगा, या हमको अगर 1 डॉलर चाहिए होगा तो 1 डॉलर के लिए हमको कितना रुपया देना होगा। एक देश की मुद्रा का कीमत दूसरे देश का मुद्रा से बताना, यही होता है मेरा विदेशी विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट। ऑप्शन डी राइट आंसर। विदेशी विनिमय दर क्या है, तो देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। नहीं बोलते हैं कि सपोज कर लो कि 1 डॉलर अगर ले लिए तो 1 डॉलर बराबर मान लो लगभग 80 रुपया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर, कि भाई अगर 1 डॉलर चाहिए तो इतना रुपया हमको यहाँ से खर्च करना होगा। ठीक है, बस हम लोगों का इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू में इतना ही एमसीक्यू है। नीचे आपका सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हम बोल रहे थे आंसर की। ठीक है, कुछ कुछ आंसर की यहाँ पे गलत दिया है, इसलिए हम आपको बोले थे कि एक बार अच्छा से सारा सब्जेक्ट्स का देख लेना। ये जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होगा, इन सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें हम सारा का सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश सब में आप लोगों को करवाएंगे, तो घबराने का आपको कोई जरूरत नहीं है, सब चीज हम आप लोगों को करवा देंगे। बस आपको चैनल से बने रहना है, मन लगा करके पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के लिए मॉडल पेपर सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये आपको बहुत काम देने वाला है। ठीक है, बाय, टेक केयर।